हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप, आई होप मेरी आवाज क्लियरली आ रही हो। मैं ये पहला लाइव करने की कोशिश कर रही हूँ ऑल बाय माई सेल्फ। काम की बात मैं लेकर आती हूँ। मैं हूँ प्रियंका संभव। अगर आप मुझे नहीं जानते तो जान लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काम की बात ही है मेरा फोकस। यानी ऐसी बात जो आपसे जुड़ी हुई है, आपके जेब से जुड़ी हुई है, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और जरूरी बात है, इसीलिए काम की बात। और आज की काम की बात मैं लेकर आई हूं पीएफ, जीपीएफ और ईपीएफ पर। हेलो विश्वजीत, जी हाँ, शुरू हो गया है। थोड़ी सी लेट मुझे आज हो गया इसे शुरू करने में, इसके लिए आई एम सॉरी विश्वजीत। आई एम ग्लैड कि आप वेट कर रहे थे मेरा, शायद इसीलिए आप पूछ रहे हैं इज इट गोना स्टार्ट। सो इट हैज स्टार्टेड। वेलकम टू माय लाइफ। ईपीएफ, पीपीएफ और जीपीएफ, इन तीनों के बारे में मुझे लगा बात करनी चाहिए। आप जानते हैं क्या क्या इसका डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये एक रिटायरमेंट प्लान ही हम कह सकते हैं, सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान है। और ये तीनों के बीच में फर्क भी होता है और साथ में ये भी समझना जरूरी है कि ये इनका होना कितना जरूरी है और इससे जुड़े रूल्स क्या है। हेलो विश्वजीत जी। तो मैं इसलिए इस पर बात कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी न्यूज में पढ़ा ही होगा कि किस तरह से अभी अच्छा खासा विड्रॉल हुआ है ईपीएफ से। 22,000 करोड़ का विड्रॉल हुआ है ईपीएफ से। करीब 80 लाख लोगों ने अपने ईपीएफ को मेच्योरिटी के पहले ही उसमें डिप इन किया और उससे पैसे निकाले, अपने खर्चों के लिए निकाले। किस वजह से निकाले? अब कोविड का ये समय है, नौकरियां जा रही हैं, इन सब के बीच में पैसों की जरूरत लोगों को पड़ सकती है और इसलिए निकाला। हालांकि सरकार ने भी एक विंडो दिया था, लेकिन जो सरकार ने विंडो दिया था उसमें केवल 8,000 करोड़ रुपए निकले। 3 महीने का विंडो सरकार ने दिया था, अप्रैल में जून में 8,000 करोड़ का विड्रॉल हमने ईपीएफओ से देखा कि कोविड के वजह से लोग इसमें से अगर चाहें तो पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद और पैसे निकले। यानी 8,000 उस समय निकले और अब 14,000 करोड़ का एक ईपीएफओ से हम विड्रॉल देख रहे हैं। यानी बहुत बड़ी राशि, 80 लाख लोग इसे निकाल रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जो मैं करती हूँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस विड्रॉल से क्या, जिन्होंने निकाल लिया उन्हें कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, क्योंकि तभी परमिट करता है ईपीएफओ आपको पैसे निकालने के लिए। उन्होंने तो निकाल लिया, उन्होंने अपनी अभी जरूरत भी पूरी कर ली होगी। आई एम श्योर ये जरूरत हमेशा के लिए तो उनकी पूरी नहीं हुई, पर एट दिस मोमेंट जब उन्हें पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने इस पैसे को निकाला है। पर अब असली समस्या होती है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ईपीएफओ में से जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, सरकार ने ऑलरेडी ईपीएफओ का इस बार इंटरेस्ट जो है कम कर दिया। 8.5 कर दिया है इसका इंटरेस्ट, जो कि 8.65 होता था। और मुझे लगता है कि अब इतने बल्क विड्रॉल के बाद सरकार इसे और कम करेगी, क्योंकि सरकार का खजाना तो कम हुआ ही, 22,000 करोड़ रुपए चले गए। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि अभी तो 80 लाख की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा हो सकता है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो ईपीएफओ में डिपेंड करते हुए अपने रिटायरमेंट की जो बचत है उसको निकाल रहे होंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो रही है। इमरजेंसी फंड की लोगों को जरूरत है, सेविंग नहीं है, सैलरी कट हो रही है, नौकरियां जा रही हैं, हेल्थ एक बड़ा फोकस है। और ऐसे में इस फंड पर लोग जो है वो जा रहे हैं। ये गो टू फंड होता भी था और इसलिए वहां पे जाके निकाल रहे हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि जब नौकरियां जाती हैं तो ईपीएफओ एक विंडो रहता है जहां से जिसकी भी नौकरी जाती है वो वहां से पैसे निकालता है। तो एक वजह तो ये रही। दूसरी वजह कोविड जैसी हेल्थ इमरजेंसी, अगर खुदा ना खास्ता जो अगर बीमार पड़ा होगा और उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ी होगी तो शायद एक ईपीएफओ ही उसको एक इजी एक्सेस वाला पैसा भी दिख रहा होगा, इसलिए हम इतने बड़े विड्रॉल्स देख रहे हैं। तो अब बात करती हूँ मैं वो जिस पर मैं बात करने के लिए आई। ईपीएफओ की हमने अभी बात की, इसके साथ एक होता है जीपीएफ और इसके साथ एक होता है पीपीएफ। यानी 3 तरह के प्रोविडेंट फंड है और ये अलग अलग लोगों के लिए है। तो ईपीएफओ उनके लिए होता है जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कंपनियां उनको ये ईपीएफओ देती है। अपनी सैलरी का एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक हिस्सा जो है वो जमा करता है और ये हिस्सा होता है 12%। यानी
एम्प्लॉय की सैलरी का 12%, उसके बेसिक प्लस डीए का 12% जमा होता है, प्लस एम्प्लॉयर भी 12% जमा करता है। और एम्प्लॉयर का ये जो 12% है ना, ये बाइफिकेट हो जाता है दो हिस्सों में। एक हिस्सा जाता है पीएफ की तरफ, दूसरा हिस्सा जाता है पेंशन की तरफ, और ऐसे बनता है ईपीएफओ। इस पर सरकार देती है आपको इंटरेस्ट, और इस बार अभी का इंटरेस्ट जो हुआ है वो हो गया है 8.5, लेकिन ये पिछले साल 8.6 था, और उस 8.65 था, और 8.65 से अब इसे 8.5 कर दिया गया है। तो जब नौकरी जाती है ना, तो एक महीने के अंदर, नौकरी जाने के एक महीने के अंदर आप निकाल सकते हैं 75% हिस्सा उस ईपीएफओ से, और दूसरे महीने के बाद आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं। यानी आपने जितने साल नौकरी की, हर महीने आपके सैलरी का हिस्सा और एम्प्लॉयर का एक पोर्शन जो एड अप हो रहा होगा, और जिस पर सरकार का जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, उन सबको मिलाकर के आप जब नौकरी छोड़ते हैं या आपकी नौकरी चली जाती है, तो आप इसे निकाल सकते हैं 2 महीने में। पहले महीने में 75%, दूसरे महीने में बाकी बचे 25%। ये करके आप पूरा 100% विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये पैसे नहीं निकाले, वो पड़े रहे ईपीएफओ में, तो क्या होता है, तो 36 महीने बाद आपका अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट हो जाता है। अगर आप इसे ट्रांसफर नहीं करते, यानी आपको अगर दूसरी जगह नौकरी मिली, आप इस ईपीएफ को उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया, मान लीजिए आपने नौकरी कहीं ज्वाइन नहीं की, तो 36 महीने के बाद जब इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ना एम्प्लॉयर का होगा ना एम्प्लॉय का होगा, तो ये डॉर्मेंट हो जाता है। 3 साल बाद ये डॉर्मेंट हो जाता है, तो इसका ख्याल रखें। ईपीएफओ से लोग बीच बीच में भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो होता है कि कंडीशन होनी चाहिए, जरूरी इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं कि घर कोई बीमार है तो निकाल सकता है, साथ ही में शादी के लिए लोग निकाल सकते हैं, अपना घर बना रहे हैं तो निकाल सकते हैं। अगर आप होम लोन की रीपेमेंट करना चाहते हैं, आपको ये रीजन देना होगा। ये कुछ इमरजेंसी रीजंस होते हैं, वजह होते हैं, जिसका हवाला देकर आप ईपीएफओ से पैसे निकाल सकते हैं कभी भी, यानी आपको ये परमिशन रहती है। लेकिन एक बात ख्याल रखें, ईपीएफओ जो है वो टोटली टैक्स एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्ट के दायरे में आता है, लेकिन आपको 5 साल की नौकरी पूरी करनी चाहिए। 5 साल के बाद ही ये एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अगर आपने नौकरी 5 साल पूरी नहीं की और उसके पहले आप ये इस पैसे को डिप करते हैं, और अगर इस समय हमने जब देखा ईपीएफओ से इतना बड़ा विड्रॉल हुआ, जिन लोगों ने 5 साल अपनी नौकरी कंप्लीट नहीं की होगी और कोविड विंडो में नहीं निकाला होगा, उन्हें टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोविड विंडो में निकाला और आपकी नौकरी के 5 साल नहीं भी हुए थे, देन यू आर टोटली सेफ। बट हाँ, अगर 5 साल पूरे नहीं हुए थे और आपने वो कोविड विंडो जो 3 महीने का मिला था उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो 5 साल मिनिमम है। अब आप कंपनी ए से, मान लीजिए आप कंपनी बी में चले गए हैं, आपने कंपनी ए में 2.5 साल बिताए और कंपनी बी में 2.5 साल बिताए हैं, और उसी अकाउंट को आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, ट्रांसफर किया है, देन ऑल्सो वो 5 साल माने ही जाएंगे कि आपने 5 साल उस कंपनी के साथ बिताए हैं, और वो 5 साल माना जाएगा। चलिए, तो सत्या, ओके, सत्या जानना चाह रहे फ्लिपकार्ट के बारे में। सत्या, वो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, आज मैं फोकस कर रही हूँ पीएफ पर। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ईपीएफ एंड जीपीएफ? Fine, Shubhajit, I'm definitely going to answer that. So I just spoke about EPF, how EPF works. You know, this is like when you're working for a private organization, तब आपका EPF होता है। अब आते हैं GPF। तो मुझे लगता है जो GPF है ना, वो इनफैक्ट ईपीएफ का ही भाई है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये ई और जी है ना, ये डिफरेंस है। तो जी मतलब जीपीएफ होता है जनरल प्रॉविडेंट फंड, लेकिन इसमें सब नहीं इसे खोल सकते हैं। ये केवल और केवल सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होता है जीपीएफ। यानी ये ईपीएफ होता है निजी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, और जीपीएफ होता है जो सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। और कंट्रीब्यूशन भी जो है ना, मैंने बताया ईपीएफ में होता था 12% एम्प्लॉयर का, 12% एम्प्लॉय का, लेकिन जीपीएफ में 6% हो सकता है, और 6% से
100% भी कोई देना चाहे, आई एम श्योर कोई नहीं देता होगा, पर 6% ऑनवर्ड जो है जीपीएफ में एम्प्लॉय सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है, उसका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो ये सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है कि वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा इस जीपीएफ में देंगे, रिटायरमेंट के पहले उन्हें ये पैसा मिलेगा, और हाँ, इस पर भी जीपीएफ पर भी इंटरेस्ट उन्हें मिलता रहता है। यानी जीपीएफ सब नहीं खोल सकते, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तभी आपके पास जीपीएफ होगा, अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं तो ईपीएफ का ऑप्शन है आपके पास। और जीपीएफ ना, हमने देखा कि रेलवे के कर्मचारियों का एक अलग होता है, आर्म फोर्सेस के कर्मचारियोयों का भी एक अलग हो सकता है। 6% ऑनवर्ड एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 6% का हिस्सा वो डाल सकते हैं, जितना जो चाहे 6%, 10%, 12% जो चाहे उतना डाल सकते हैं। सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है कि इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जो जीपीएफ में जो इंटरेस्ट मिलता है इट्स इक्विवेलेंट टू जो इंटरेस्ट आपको पीपीएफ पे मिलता है। मैं पीपीएफ के बारे में भी बताऊंगी इसके बाद में, लेकिन जीपीएफ है सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए। इसमें से भी आप एडवांस पे आउट जीपीएफ से विड्रॉ कर सकते हैं। अगेन कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपको अगर जीपीएफ होल्डर को अपने अधिकारियों को बताना हुआ कि इस कंडीशन से मुझे विड्रॉ करना है। अगेन बीमारी हो सकती है, घर में शादी हो सकती है, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए भी आप जीपीएफ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और कितना विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कैपिंग एज सच है कि आपकी सिचुएशन में आपको कितनी जरूरत है। तो मैंने देखा कुछ दफ्तर कहते हैं कि आप 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कि जो आपकी 3 महीने की सैलरी है उतना विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ जगह मैंने पढ़ा, कुछ दफ्तरों ने ये रूल बनाया कि आप 75% कर सकते हैं, और अगर बहुत जरूरत है, कभी कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप 90% तक विड्रॉ जीपीएफ से पैसा कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जीपीएफ की ये है कि आपको सरकारी कर्मचारी होना होगा, तभी आपको जीपीएफ की फैसिलिटी मिलेगी। निजी क्षेत्र में करने वालों के लिए जीपीएफ नहीं है, उन्हें इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। जीपीएफ सिर्फ और सिर्फ है सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। और जीपीएफ में इस बार जो इंटरेस्ट निर्धारित किया गया है वो है 7.1 का, सेम एज पीपीएफ। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रहता है वही इंटरेस्ट जीपीएफ में मिलता है 7.1% का। नमस्ते आलोक जी, आलोक जी से प्रेरित होकर मैं ये कर रही हूँ और वो भी जुड़ गए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप मेरी हौसला अफजाई करने के लिए जुड़े हैं। तो सो इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन टू एक्सटेंड द पीपीएफ आफ्टर 15 ईयर? कैन आई एक्सटेंड पीपीएफ फॉर 5 years और फॉर एन नंबर ऑफ टाइम? प्रशांत, बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट अब मैं पीपीएफ पर ही आने वाली थी। और पीपीएफ में आप बढ़ा सकते हैं, जब 15 साल खत्म होता है, पीपीएफ होता है 15 साल के लिए, और आप इसे बढ़ा सकते हैं इन ब्लॉक ऑफ 5 years. So you're absolutely right. You can extend it for 5 years, not for n number of times. हाँ, मतलब आप 5 years बढ़ाइए, 5 years के बाद आपको लगता है आपको फिर बढ़ाना है, तो फिर आपको 5 years के लिए ही बढ़ाना होगा, ये नहीं कि आप 1 साल 2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। So you can extend it in block of 5 years, 15 years, फिर आप 5 years के लिए बढ़ाएंगे, फिर चाहेंगे तो फिर 5 years के लिए बढ़ाएंगे, तो ये 5 साल के ब्लॉक में ही बढ़ता है। सो लेट्स कम टू पीपीएफ। जीपीएफ से जुड़ा अगर कोई और क्लैरिटी आप लोगों को चाहिए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, जीपीएफ आप तभी निकाल सकते हैं जब आपकी 10 साल की नौकरी हो जाए। तो कोई अगर सरकारी कर्मचारी देख रहा है और उसे लग रहा है कि वो जीपीएफ से पैसे निकालना चाहता है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो 10 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए, तभी आप जीपीएफ से पैसा निकाल पाएंगे। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग ऑन जीपीएफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए है जीपीएफ। नाउ लेट्स कम टू पीपीएफ। प्रशांत के एक सवाल का मैं जवाब दे चुकी हूं, लेकिन अब पीपीएफ को समझते हैं। अब पीपीएफ में कोई बंदिश नहीं है, भले ही आप निजी क्षेत्र में काम करते हो, सरकारी क्षेत्र में काम करते हो, अपना बिजनेस करते हो, प्रोफेशनल हो, आपके पास पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन रहता है। बेसिकली आप बैंक में जाकर एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, कोई भी खुलवा सकता है एक पीपीएफ अकाउंट। इसमें साल में आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो 500 रुपए मिनिमम और 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पीपीएफ आपको एटीसी के अंतर्गत छूट, आप अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, तो आपको एटीसी की डिडक्शन के तहत पीपीएफ पर छूट भी मिलती है। यानी अगर आप 1.5 लाख तक करेंगे तो आप एटीसी में दिखा सकते हैं 1.5 लाख, और इस पर छूट आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसे कोई भी खोल सकता है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, और इसका इंटरेस्ट है 7.1।
सेम एज जीपीएफ। जीपीएफ और पीपीएफ दोनों ही सरकार द्वारा दिए जाने वाले स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत आते हैं और दोनों का इंटरेस्ट रेट एक ही है 7.1। 7.9 से ये 7.1 हुआ है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ पीपीएफ की, आप बिलीव नहीं करेंगे 1986 से लेकर 1999 तक पता है आपको इस पे कितना इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा था? मुझे सुनकर लगा कि ओ गॉड, वाओ, ऐसा हो जाएगा कितना अच्छा है। 12% का इंटरेस्ट मिलता था पीपीएफ पर 1986 से 1999 तक। उसके बाद अलग अलग रेट्स रही हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.1, ये 43 साल का लो है। यानी 43 साल में ये सबसे नीचे हम आ चुके हैं। 7.1% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा अप्रैल में जून क्वार्टर के लिए। हर क्वार्टरली सरकार इसका अनाउंसमेंट करती है। हालांकि ये आपको ऐसा नहीं कि हर क्वार्टर में ये ऐड होता है, एक पूरे साल में के एंड में ईयरली ही इसे ऐड किया जाता है। हाँ, हेलो पंकज जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो शुभजीत भी कह रहे हैं थैंक यू मैडम, इट सीम्स दैट ईपीएफ इज बेटर देन जीपीएफ। सी इट डिपेंड्स शुभजीत, विच इज बेटर, ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या सूट करता है। आप अगर सरकारी एम्प्लॉय नहीं है तो जीपीएफ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप निजी क्षेत्र में तो ईपीएफ एक अच्छा ऑप्शन है। आई एम श्योर आपका एम्प्लॉयर और आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और इनके अलावा अगर आप एक और सेविंग एवेन्यू पे जाना चाहते हैं जो आपको सेफ, सिक्योर और स्टेडी रिटर्न देता रहेगा, उसके लिए पीपीएफ अकाउंट खोलना एक अच्छा ऑप्शन होता है। जैसा कि प्रशांत ने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि क्या 15 साल के बाद वो एक्सटेंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि पीपीएफ पर 15 साल का एक तरह का लॉक इन होता है। 15 साल तक आप उसको नहीं छू सकते, आप उसे नहीं निकाल सकते। बीच बीच में कुछ साल है, मैं अभी समझाती हूँ कि कब कब आप वहां से पैसे विड्रॉ कर पाएंगे, पर 15 इयर्स का एक लॉक इन रहता है। प्रशांत जैसा पूछ रहे थे, और 15 इयर्स के बाद आप चाहे तो उसे बंद कर दें या फिर चाहे तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए भी आपको 5 साल के ब्लॉक में ही एक्सटेंड करना होगा। यानी वो जब एक्सटेंड होगा तो सीधा 5 साल के लिए होगा। अगर मान लीजिए 2020 में आपका पीपीएफ खत्म हो रहा था, तो अगर आपने 15 साल तक निवेश किया, अब आपको इस पैसे की जरूरत नहीं है, आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो 2025 तक ही ये एक्सटेंड होगा। 5 साल के ब्लॉक में ही पीपीएफ एक्सटेंड होता है। 7.1 है इसका इंटरेस्ट। अब हम 1986 और से लेके 1999 के तो जमाने में है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय 12% का इंटरेस्ट पीपीएफ से मिला था लोगों को। वाह, लेकिन अभी 7.1 पर है, काफी पहले के मुकाबले काफी नीचे आ गया। लेकिन जो दूसरे सेविंग स्कीम्स हैं उनसे अभी भी पीपीएफ में जो ये इंटरेस्ट दिया जा रहा है ये ज्यादा है। प्लस आप अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं पैसों को तो उससे भी 7.1 जो है अभी तक तो ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड आई होप आगे भी यही बरकरार रहे, और उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आई एम श्योर आप लोग सब जानते होंगे, यानी कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए डाले हैं, 8% का इंटरेस्ट मिलता है, 8% 8,000 रुपए हो गए। तो अगले बार जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पर 8% का मिले या 8.2% का मिले, वो 1,08,000 पर मिलेगा। सो दैट्स हाउ फिर वो जहां पे जो ऐड होगा फिर उस पर फिर आपको आगे का इंटरेस्ट मिलेगा। तो पीपीएफ में इस तरह से काम करता है। अच्छा, मैं विड्रॉल की बात करती हूँ। 15 साल का लॉक इन होता है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन 15 साल के लॉक इन के अलावा आपको क्या इसमें सुविधा एक मिलती है कि आप कुछ पैसे अगर पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं या एडवांस लेना चाहते हैं, तो तीसरे से छठे साल के बीच में आप एडवांस इससे ले सकते हैं। यानी आप कुछ पैसे अगर चाहें तो इससे आप ले सकते हैं। 1% का इसमें इंटरेस्ट भी आपको लगेगा। प्लस 7वें साल में आप पार्शियल विदड्रॉ करना चाहें, जितने पैसे हैं कि मैं इसको पार्शियली विदड्रॉ करना चाहता हूं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन इस पर एक कैपिंग ये है कि सेकेंड ईयर ऑफ द पीपीएफ उसमें जितने पैसे होंगे ना उसके 50% ही आप विड्रॉ कर पाएंगे। मान लीजिए 7वें साल में आपने सोचा कि मैं इसमें से कुछ पैसे विड्रॉ करना चाहता हूं, और उसमें हम मान लेते हैं उसमें 3 लाख रुपए हैं जब 7वें साल में आप पहुंचे हैं, पर दूसरे साल में उसमें जितनी भी रकम रही होगी, चाहे वो 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 50,000 हो, उसका ही आप 50% जो है वो विड्रॉ कर पाएंगे। तो 7वें साल में आप पार्शियली विड्रॉ कर पाएंगे,
तीसरे से छठे साल में आप उसमें से एडवांस एक तरह से लोन ले सकते हैं, लेकिन 15 साल तक का इसमें एक लॉक इन रहता है कि ये 15 साल तक रहेगा, उसके पहले आप क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, पीपीएफ के साथ एक ये भी ट्रेंड रहा है कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी इसे खोलते हैं, विच इज वेरी गुड। माइनर के लिए मुझे लगता है इस तरह की सेविंग करना इज अ वेरी गुड आइडिया, और पेरेंट्स करते भी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार की तरफ से इसमें इंटरेस्ट मिलता है, स्लो एंड स्टेडी इसका ग्रोथ भी रहता ही है, और एक सेफ्टी के लिहाज से अच्छा सेविंग का इंस्ट्रूमेंट पीपीएफ को माना जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे, जब आप माइनर बच्चे के लिए करते हैं उसमें इंटरेस्ट तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, यानी अगर 7.1 है तो माइनर बच्चे के पीपीएफ अकाउंट में भी 7.1 का इंटरेस्ट मिलेगा। बट व्हाट यू हैव टू टेक केयर इज कि कई बार लोग एटीसी डिडक्शन लेते हैं। मैंने कहा इसमें आप एटीसी डिडक्शन ले सकते हैं, टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने अकाउंट में डाल देंगे 1.5 लाख, और फिर आप बच्चे के भी अकाउंट में जो डालेंगे उन दोनों को मिला के आप यानी 3 लाख अगर मान लीजिए अपर लिमिट में ले कर रहे हैं, तो छूट आपको केवल 1.5 लाख ही मिलेगी। 1.5 लाख इज द कैपिंग ऑफ एटीसी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। इसलिए यू नीड टू डोंट थिंक कि आपने अगर दो पीपीएफ अकाउंट खोल रखे हैं तो दोनों का फायदा उठा लें, वैसा नहीं होगा। आपको छूट जो है ओवरऑल 1.5 लाख पे मिलेगी, और अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा भी अपने बच्चे के अकाउंट में डाल रहे हैं या अपने खुद के भी अकाउंट में डाल रहे हैं तो आपको छूट केवल और केवल 1.5 लाख पर ही मिलेगी, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो ईपीएफ, जीपीएफ, पीपीएफ ये तीनों ही अभी तक एग्जेम्प्ट के दायरे में आते हैं, यानी इन पर जो आपको इंटरेस्ट अर्निंग होती है और जब आप इसे फाइनली निकालते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। चिंता की बात अब ये लग रही है, ईपीएफओ से जिस तरह के हम लोगों ने विड्रॉल देखे हैं, तो जो लोग अब ईपीएफओ को कंटिन्यू करेंगे उनके लिए मुझे लगता है कि अब 8.5 से भी कहीं और ज्यादा नीचे के लेवल्स देखने को नहीं मिले, क्योंकि अगर 22,000 करोड़ जैसे विड्रॉल ईपीएफओ से होते हैं तो जाहिर तौर पर सरकार का खजाना तो यहाँ पर कम हुआ ही है, और जो जिन लोगों की नौकरियां जाएंगी तो हम देखेंगे नए अकाउंट्स नहीं खुलते हुए। ऐसे में जो लोग उसमें बंधे रहेंगे उनके लिए यहाँ पर दिक्कत होगी। वैसे 3 महीने के लिए ना ईपीएफओ में ये भी छूट दी गई थी अभी कि एम्प्लॉयर जो है वो 12% की जगह 10% भी अपने अकाउंट में दे सकता है। And ends on 31st March. Yes, then when to deposit amount as per your suggestion. Okay. Vishwajit ji, PPF account year starts from 1st April. Yes, it's end on 31st March. Yes, यानी कि अभी 1st April 2020 को शुरू हुआ है, 31st March 2021 को खत्म होगा। You're absolutely right. Then when to deposit amount as per your suggestion. एक रूल जो होता है वो ये होता है कि आप 5th तक जो है ना उसमें पैसे डाल दें, हर महीने के 5th तक उसमें पैसे डाल दें, तभी आपको जो है उसका इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा। अगर 5th से लेकर के जो भी एंड में जो भी लोएस्ट अमाउंट होता है ना उस पर इंटरेस्ट मिलता है। सो आई होप आप मंथली कर रहे हो, मंथली करिएगा तभी इसका आपको फायदा विश्वजीत जी आपको मिलेगा। और हमने सोचा है कि हाय गौरी भी जुड़ गई है। हाय गौरी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू that you found it informative. So here we are. This is it. अगर आप लोगों को लगता है कि और सवाल हैं आपके, मैंने जैसे कहा था तो मैं एक्सपर्ट्स को भी लेकर आऊंगी, पर मुझे अभी लगा कि मैं वो समझा दूं जो मैं समझ रही हूँ अभी, और मुझे लगता है ये जो कंफ्यूजन है मैं कुछ हद तक दूर कर पाऊंगी कि पीपीएफ कोई भी खोल सकता है, जीपीएफ सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज के लिए, ईपीएफ जब आप किसी संस्थान से निजी के संस्थान के साथ काम करेंगे तो आपके पास होगा एक ईपीएफ, और इन तीनों में जो पैसे मिलते हैं वो टोटली आपको जो है उसमें जो फायदा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से इंटरेस्ट इसमें गिर रहे हैं चिंता हो सकती है, क्योंकि हमने देखा पीपीएफ में भी जो इंटरेस्ट अभी है 7.1% का, 7.9 था जैन फेब मार्च में, ये 7.9 था, और फिर मार्च अप्रैल में ये 7.1% हो गया है। सो अब लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स कि ये और ना गिरे, क्योंकि इसके गिरने से हमारे और आपकी जेब पर तो असर पड़ेगा ही। ईपीएफ में भी जिस तरह से पैसे निकाले जा रहे हैं मुझे लग रहा है वहां पर भी हम देखेंगे और इंटरेस्ट को गिरते हुए, यानी अगेन हम सबकी जेब पर, हम सबके खर्चों पर, हम सबकी सेविंग पर, वो सेविंग जो हम अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं उसमें हमें तो दिक्कत आएगी ही। बिल्कुल शुभजीत, इसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। सत्येंद्र जी कह रहे हैं पैसा है तो संभव है। बिल्कुल सत्येंद्र जी, पैसा है तो संभव है, लेकिन पैसा होना भी चाहिए। सरकार जिस तरह से इंटरेस्ट रेट इन पर गिरा रही है
पैसा बहुत जल्दी निकल जा रहा है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स बी पॉजिटिव। आई एम श्योर ये बहुत ही टफ टाइम है, मुझे लग रहा है ये पूरा साल जो है वो हम सबके लिए बहुत ही टफ रहा है। सरकार के लिए भी टफ रहा, अगर मेरे और आपके लिए टफ रहा है तो सरकार के लिए भी टफ रहा है। हम पूरा देश जो है पैंडेमिक से अभी लड़ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि हम इस साल के एंड तक एक वैक्सीन देखेंगे, कुछ निकल कर आए, हम देखेंगे कि सरकार कुछ कर रही हो, और तभी तो पैसा, तभी हम कहेंगे कि एक्चुअली में पैसा बनेगा, और एक्चुअली में पैसा है तो संभव है। और जब तक प्रियंका संभव है, वैक्सीन भी संभव है। वैक्सीन पर भी मैं कई वीडियोस करती रहती हूँ जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, और इनफैक्ट यूट्यूब पर भी मैं एक नया सेक्शन शुरू कर रही हूँ, इंस्टा काम की बात, जिसमें 1 से 1.5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, उससे ज्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूंगी। 1 से 1.5 मिनट में मैं आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन दूंगी। और आप लोग भी मुझे लिखकर बताइए कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं मुझसे। बिल्कुल सत्येन जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ नाइटमेयर। आलोक सर ने सजेशन दिया है, यहाँ पर विश्वजीत जी ने पूछा था, बेस्ट टू पुट योर मनी इन अप्रैल सो यू गेट फुल ईयर्स इंटरेस्ट। ओके, सो आलोक जी कहना, अगर आप एक मुश्त रकम डालना चाहते हैं तो अप्रैल में डाल दें तो वो बहुत अच्छा होगा। और मैं कहूंगी अगर आप हर महीने डाल रहे हैं तो 5 तारीख तक आपको डाल देना चाहिए, यानी 5 तारीख तक वहां पर बस पहुंच जाना चाहिए। Maturity of 15 years will be the end of 31st March. If a person open account on 1st July 2010, then maturity will be 31/3/2026. Obviously, maturity of 15 years will be on the 31st March. Absolutely. You're right on that. So, I'm not a very technical person. So, let me get you an expert next time. If you guys want to hear more on PPF, GPF, यानी आप मुझे please लिखें। आप मेरे YouTube पर लिख सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे लिख सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पे लिख सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर और सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा एक ईमेल एड्रेस है connect@ps, उसमें भी लिख सकते हैं। और मुझे पता है एक भाई साहब हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट के बारे में भी मुझसे पूछा, फ्लिपकार्ट को लेकर के कई कंज्यूमर्स को इशू हो रहा है, उसे मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। पर आज का फोकस था पीपीएफ, ईपीएफ, जीपीएफ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को कुछ काम की बात इसमें से मिली होगी। तो अब कहती हूँ मैं नमस्ते और थैंक यू सो मच मेरे इस लाइव में जुड़ने के लिए। अच्छा लगा मुझे कि आप लोग जुड़े, और ऐसे ही और टॉपिक्स लेकर मैं आती रहूंगी। कोशिश होगी कि आप लोगों से ऐसी बात होती रहे। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और अपने विचार शेयर कीजिएगा। जिन टॉपिक्स के बारे में आप सुनना चाहते हैं और जिन टॉपिक्स में आप चाहते हैं कि मैं किसी एक्सपर्ट